दिमाग में कोई साइंटिफिक चीज नहीं क्रिएट हो पा रही है कि डाइपोल होता क्या है, क्या मतलब है इस वर्ड का। देखो इलेक्ट्रोस्टैट से उठाता हूं मैं इसको। आप कहते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, एक ही सिस्टम है, एक है प्लस 2q, एक है माइनस 2q। हमें पता है ये सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना स्ट्रॉन्ग ये होगा, क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव को इतना नहीं खींच पाएगा जितना कि ये लोग खींचेंगे। यानी कि ये सिस्टम को अलग करना मुश्किल है। यानी कि इस सिस्टम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिस्टम है। उस चीज को बताने के लिए हमने डाइपोल स्ट्रेंथ का वर्ड यूज करा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ऐसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ और साउथ, ये भी एक सिस्टम है प्लस माइनस की तरह। इसको हम प्लस हम, इसको हम माइनस हम कह सकते हैं। तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है, ये अगर ज्यादा डिस्टेंस आ गया तो वीक हो जाएगा। तो उसको बताने के लिए हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन करंट के हिसाब से जिधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आता है उधर की तरफ मान लेते हैं, और बेसिकली ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होता है। चलिए, अब हमें कुछ चीजें प्रूफ करनी है। यहां से हमें यह समझ में आने लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग नहीं है। तो लास्ट जो हेडिंग मैंने डलाया था, एक बार देख लीजिए उसको। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हम क्यों कह सकते हैं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो होता है ये भी एक डाइपोल है। ठीक है, तो वैसे हमें पता है अगर करंट इधर जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर देगा, तो ये फेस इसका नॉर्थ होगा, पीछे वाला साउथ होगा। हमें दिख रहा है कि इसमें दो पोल होंगे, और जहां भी दो पोल होंगे वो डाइपोल ही हुआ। अंग्रेजी में सीधी सी बात है। ओके, बट हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू माइनस क्यू होता था, और इसके किसी एक्सिस पर यहां से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पी पॉइंट होता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आता था 2kp अपॉन आर क्यूब। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब। यही था हमारे पास। और पी को हम बोलते थे डाइपोल स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर? अब यहां बात कीजिए, किसी करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर, जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। हमने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये था। आराम से देख लीजिए ये फॉर्मूला एक बार निकाल करके। हमें यह बताना है कि देखो ये और ये बात एक ही है, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। अब अगर मैं कहता हूं इफ एक्स इज मोर देन आर, याद कीजिए हमने यहां पे भी शर्त रखी थी कि स्मॉल आर इज मोर देन 2d रखी थी। तो यहां भी हम कहेंगे कि पॉइंट जो है वो इससे काफी दूरी पर है। तो इसको आइए बीपी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2। अगर आप आर को कम मानते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x3। क्लियर? अब मैं अगर इसको पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा बीपी म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स में n मान लूं तो n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो। अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। पाई आर स्क्वायर को मैं एरिया कह दूंगा इसका। तो यहां देखिए आई एन ए, इसको आप मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, एम इज इक्वल टू आई एन ए। तो इसको लिख देता हूं बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट ठीक है। ओके,
ओके, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, कुछ भी सेटिंग कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा इसकी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो बीपी आ गया मेरे पास 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स क्यूब। देख लीजिए एक बार, हो गया। अब इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए, कहां गया, ये देखिए फॉर्मूले में सिमिलरिटी देखना, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे 2, यहां 2, यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां भी एक कांस्टेंट है, यहां पर आर क्यूब, यहां भी आर क्यूब, और ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस फॉर्मूले की रिसेम्बलेंस इस फॉर्मूले से मिलती है, और ये फॉर्मूला डाइपोल के लिए दिया गया है, इसलिए कह सकते हैं ये फॉर्मूला भी डाइपोल के लिए है। इसीलिए कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल दरअसल एक डाइपोल है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी वैसा ही आ रहा है जैसा कि डाइपोल का आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था और यहां पे कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना। जिस चीज को आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन कहते हो, मैग्नेटिक फील्ड में उसी को आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कहते हो। और अगर आप और इस पे क्लोज ऑब्जर्वेशन करें तो इलेक्ट्रोस्टैट में जिसको आप 1/एप्सिलॉन नॉट कहते हो उसको आप म्यू नॉट कहते हो। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है। लिखिए इसको, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। ये दो चीजें देखिए, हम आपको ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की स्ट्रेंथ 2d और इसके यहां से x डिस्टेंस पर, मैंने इसको भी r माना था, मैंने x मान दिया। P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp अपॉन एक्स क्यूब आता है। इसको मैं थोड़ा तमीज से लिख दूं तो k को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यूब। अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम घूर घूर कर देखेंगे तो ये देखिए 2, ये कांस्टेंट है, यहां भी एक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये x डिस्टेंस सेंटर से, और ये जो चीज है, क्या ये चीज इसके बराबर नहीं होगी? क्या ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मैग्नेटिक मोमेंट कहते हो, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के डाइपोल मोमेंट के बराबर नहीं है? तो अगर ये फॉर्मूला डाइपोल स्ट्रेंथ का है और किसी डाइपोल का है तो ये फॉर्मूला इसके लिए दिया गया है, तो ये भी एक डाइपोल ही हुआ। और यही हमारा हेडिंग है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए डाइपोल। इसको प्रूव कीजिए। अब यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि 4 पाई यहां से हटा दूं तो 4 पाई यहां से हटा दूं, तो जिस चीज को आप वहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहते हो, यहां पर क्या कह देंगे, म्यू नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये था, लिखिए इस बात को, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल electric field on its axis is given by और ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दे देना और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। by comparing equation number 1 and equation number 2, by comparing 1 and 2, we can say electric dipole moment. By comparing equation number 1 and equation number 2, we can say electrical dipole moment, कैपिटल P ब्रैकेट में लिखना, resembles magnetic dipole moment, कैपिटल M।
thus we can say current carrying coil act as a magnetic dipole, और नोट करके एक बात लिख लीजिए, जो रोल ये वाला 1/ε0, जो रोल 1/ε0 इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्ले करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्ले करता है, वही रोल μ0 मैग्नेटिक फील्ड में प्ले करेगा। फर्क क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की ताकत है और ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की ताकत है। ठीक है, 1/, में आता है ना, और इसकी वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और इसकी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, चलो हरिंग डालिए वेलोसिटी सेलेक्टर। सपोज कीजिए ये कोई जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और कई सारे पार्टिकल यहां से निकलते हैं। एक की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, एक की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे कई सारे पार्टिकल आप मान सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहां पर हमारे पास एक टारगेट है जहां पर सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ पार्टिकल ही टकराए, बाकी कोई टकराए नहीं। तो यानी कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स में से हम सिर्फ एक ही पार्टिकल को सेलेक्ट करना चाहते हैं। मुझे पता है कि अगर क्यू चार्ज इधर जाएगा, डायरेक्शन निकालनी आती है फोर्स की, तो क्यू चार्ज अगर इधर जाएगा तो मैं ऐसे बताता हूं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम जो है ये फोर्स को बताती है। मैं इस तरह से बताता हूं हमेशा, वो भी राइट हैंड का। चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लगा है? ऊपर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन सबको ऊपर की तरफ भेजेगा। अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करेगा? इसको नीचे भेजने की। और अगर मैं कह दूं QVB इज इक्वल टू QE होगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो QVB है, और इलेक्ट्रोस्टैट जो नीचे लगा रहा है वो QE है। तो वेलोसिटी विल बी E/B। अगर मैं चाहता हूं कि 2 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल ही यहां पर आकर के टकराए, ये वाला पार्टिकल जिसकी स्पीड कम है, तो E/B का रेशियो में इस तरह से ले लूं कि कितनी वैल्यू आ जाए इसकी, 2 मीटर पर सेकंड। जिसकी स्पीड 2 मीटर से कम है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो साला ऐसे मुड़ के निकल जाएगा। और जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है उस पर QVB ज्यादा लग जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। और जिसकी स्पीड 2 है वो बिल्कुल टकरा जाएगा, उस पर दोनों फोर्स बराबर लगेंगे। तो ये जो सिस्टम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन बनाया है, इस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये एक्ट एज अ वेलोसिटी सेलेक्टर। और कौन सी वेलोसिटी का पार्टिकल आपको लेके जाना है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और इसको मैं याद कराता हूं, E इज इक्वल टू BV नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एकमात्र फॉर्मूला यही है, E इज इक्वल टू BV नंबर 1। चलिए लिख लीजिए इसको। पहले आप डायग्राम बनाइए बस, और कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ डायग्राम बनाइए। वेलोसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा 2 से ज्यादा, और 2 से कम है तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको डोमिनेट कर लेगा। अगर 2 है तो दोनों बराबर है। अब लिखिए, डायग्राम बनाए ना, लिखिए इफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, if net force on the particle is 0, then the particle will move in straight line, and hit the target, तो लिख लिया F net should be FB plus F electrostat should be 0, तो F magnetic field should be minus of F electrostats
यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। डायरेक्शन हमने अपोजिट कर रखी है ऑलरेडी। और इसके बाद लिखिए नाउ और ये लिख दीजिए, खत्म। ओके, लिखिए टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। आइए समझिए, इस तरह की चीज आपको प्रणव मैंने 10th में, अच्छा मेरा फोकस सिर्फ प्रणव पे, अब अगर उसको समझ में आ गया तो सबको आ जाएगा। प्रणव मैंने आपको ये चीज 10th में भी बताई थी कि ये कोई करंट कैरिंग लूप मान लीजिए, ठीक है। करंट इसमें ऐसा जा रहा है और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं ए बी सी, मैं उल्टा कर देता हूं, है ना, रुक जाओ। डी, और ये इस पर बना देता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बना लो तब तक आप। तो तू एक बार लिख दे कंजर। अब हम एक एक करके इन आर्म्स पर फोर्स निकालते हैं, क्लियर। अभी आप ये समझिए कि ये ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है। यहां से आप ये एंगल मान सकते हैं थीटा एंगल, ये है ना, ये यूं है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये वाला, इसको मैं कहता हूं थीटा है, इस तरह से। अब आपको पता है इसमें करंट ऊपर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है। तो पहले हम इस वाली बात पे करते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी कि ये इधर है, तो करंट किधर है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो इस आर्म पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इसको मैं कह देता हूं F1। ठीक है। अब ऊपर वाली पे आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर। करंट देख ही रहे हो आप, और करते रहे ना बुक में, कॉपी पर आराम से हाथ पे चला करके, क्योंकि डायग्राम आप मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, ये देखो, है ना, इस तरह से। तो लगेगा फोर्स ऊपर, F2। अब ये वाली आर्म हो गई, करंट की डायरेक्शन बदल गई, उसमें अंदर फोर्स लगेगा तो इसमें बाहर F3। इसमें करंट इधर जा रहा है तो फोर्स उधर है इसमें। अब इस वाले को ज्यादा सीरियसली मत लेना, या आप ये समझिए पूरा एक ही है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें फोर्स लगेगा नीचे, क्लियर है। अब इस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक फोर्स लग रहा है नीचे, दैट इज F2 एंड F4। तो ये इसको ऊपर खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा। ये फोर्स लगेगा ILB किसी भी करंट कैरिंग वायर पर जिसकी लेंथ L है, करंट I जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम है I love you भुवन, ठीक है, ILB। और किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है, अगर Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से जा रहा है तो जो फोर्स लगता है यह है QVB। ये याद कर लो अभी, दो फोर्सेस लिख लो जल्दी से कहीं पर कोने में। तो इस पर F2 ऊपर लग रहा है, F3 नीचे लग रहा है, तो ये तो कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक फोर्स इस पर अंदर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, ये इसको इधर खींचेगा और एक फोर्स इसको इधर खींचेगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो लिखिए इस बात को, नेट फोर्स ऑन द कॉइल, नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज F net, F1, F2, F3 and F4. Here F1 is equal to
माइनस F3 एंड F2 इज इक्वल टू माइनस F4। मैग्नीट्यूड में बराबर, इसको कह सकते हो आप ILB, और ये है F1 F2 कहा गया भाई, ये वाला, हाँ LB, और ये है I स्मॉल b कैपिटल B, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। हेंस नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज 0। मुस्कान एक चीज बताओ, क्या इस कॉइल को हम कह सकते हैं कि कॉइल इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे वो ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, तो वो बराबर ही हो रहा है। यानी कि आप, ओके, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, उसकी क्या शर्त होती है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए और टॉर्क 0। हाँ, दो शर्तें हैं मुस्कान, नेट फोर्स और नेट टॉर्क। नेट फोर्स तो 0 है, नेट टॉर्क थोड़ा ना 0 है, टॉर्क तो लग रहा है, तो इसलिए सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इन इक्विलिब्रियम, वही तो नहीं बोल रहे अंग्रेज, ठीक है। अनइक्विलिब्रियम होता है, इनइक्विलिब्रियम, इन पहले पढ़ लिया, अगर बोला तो था, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि टॉर्क लग रहा है ना, ठीक है। चलिए अब इस टॉर्क लिखिए, इसमें बट लिखिए, बट F1 and F3, but F1 and F3 will produce a torque which can be given as अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ये होता है आर क्रॉस एफ। साइन 90, साइन 91 हो जाएगा, तो आर 90 कब होगा? जब आर परपेंडिकुलर टू एफ होगा, तो जो परपेंडिकुलर फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस आर। चलिए 11 की बात है। हाँ, तो फोर्स, ये वाला फोर्स जो है F1, ये होगा I L B। तो फोर्स की वैल्यू रखता हूं मैं I L B। ये फोर्स बराबर है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। ये लग रहा है मैंने माना F1 और ये लग रहा है मैंने माना F3, ऐसे अज्यूम कर लीजिए। और ये जो है इधर की तरफ, ये डिस्टेंस कितनी है? B, इस तरह से, ठीक है। और ये और इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा, तो इसको मैं मान लेता हूं थीटा। ये B नहीं है, ये इसके पहले नहीं है लाइन। F1 और F3 तो अलग है। F1 और F3 यही तो है, ये अंदर है, ये बाहर है। अब मैं इसको अंदर कैसे बनाऊं? गड्ढा खोद के नहीं बना सकता ना, तो ये अंदर है F1, ये बाहर है, ऐसा है ये देख लीजिए, यही तो है ना। एक ये है, एक ये है, तो ये डिस्टेंस B तो हुई यार। और जो आप यहां से परपेंडिकुलर लोगे 3D में, ये वाला, ये एंगल थीटा हो जाएगा। देखिए यही तो एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा B cos थीटा। तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस B cos थीटा होती है। ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आप इसको याद रख लीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख देता हूं B cos थीटा, क्लियर। और L इंटू B को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ कॉइल। तो टॉर्क हो गया मेरे पास I A B cos थीटा। I इंटू A को मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक मोमेंट, MB cos थीटा। तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूं M डॉट B। क्लियर, लिख लीजिए इसको।
क्रॉस होना चाहिए। यार क्रॉस कैसे लिख दूं यार, ये बात तो सही है तेरी, ये बात बहुत सही है कि डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर है तो यहां क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस लिखूंगा तो एम बी साइन थीटा आना चाहिए ना, ये तो कौन सी रहा डॉट ही लिखूंगा। यस सर। तो ये क्या दिक्कत होगी, क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्या क्या दिक्कत है यार इसमें, क्यों, मतलब कैसे, क्या क्या बताएगा कोई समझदार आदमी जिसकी डीप सोच हो थोड़ी सी। सर आप ही बता दो। हाँ एक तो लोग दीक्षा, दीपांशी, किसी को भी, आप इतने सारे लोग हो, कोई एक चीज बताओ कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो मैं नहीं पकड़ पाया, मतलब जो गलत हो गई है, इसलिए ये आंसर ऐसा आ रहा है। मैं एक बात बताता हूं, जस्ट ऐसे ही वेक्टर रिवाइज कराते हैं। जब हम लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू सी, तो इसको एक्सपेंड करते हैं ए बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। क्या यहां पे ये थीटा एम और बी के बीच का एंगल है या नहीं है, ये पता करना पड़ेगा। इसमें पहले आप एम की डायरेक्शन देखो और आप बी की डायरेक्शन देखो, क्लियर। आइए एम की डायरेक्शन क्या होगी उस पर विचार करते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, क्लियर, करंट इसमें ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, सॉरी ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलेगा, तो ये पोल साउथ हो गया, सॉरी नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना यहां से, तो नॉर्थ हो गया, इसके पीछे क्या हो गया, साउथ, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इधर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है ये। या सिंपल कह दो कि ये करंट ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है। अब ये ऐसा नहीं है, ये कैसा है आपका, ये है आपके पास ऐसा, क्लियर। लेकिन ये तो है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, तो आप जरा ये सोचो कि अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर तो ये हुआ, तो एम की डायरेक्शन तो ये हो गई, सोचो ये यूं है, और अगर ये आपने ऐसा बनाया है तो ओके समझना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ये यूं है, यही होगा, तो क्या ये हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। क्या एम हमेशा इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास ये लाइन है तो एम ये होगा, और बी कैसा है, बी मेरे पास ये है और ये एंगल आपके पास थीटा है। क्या ये थीटा एम और बी के बीच का एंगल दिख रहा है आपको, इसीलिए आप इसको एम डॉट बी नहीं लिख सकते और काट दीजिए इसको। सर एक बार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप इसको काटिए। हमने इसको एम डॉट बी लिख दिया ये जान करके कि थीटा इज एन एंगल बिटवीन एम एंड बी लाइक दिस। अब यहां पर बेटा m कैसा है, ऐसा, बोलो m की डायरेक्शन ये होगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये m ऊपर वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, इस वाली के भी परपेंडिकुलर, किसी के भी मान लो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसा आएगा। अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे घुमाता हूं तो क्या ये m नहीं है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो खींचूंगा वो m होगा, तो ये रहा m, और b कैसा है, b ऐसा है, ये देखिए ये है हकीकत। एक तो मैं शेरे वाली माँ होता ना, मजा आता, 4-5 हाथ उठे कर देता हूं। ये देखिए ये प्लेन के परपेंडिकुलर m, ये b, और थीटा ये वाला एंगल है, ये एंगल थीटा है, b और इस लाइन के बीच का, इस प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन b और m के बीच का एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। यस सर। तो ये हो गया मेरे पास फाई को मैं कह सकता हूं 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आइए फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5,
फाई क्या है? एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू रखता हूं मैं एम बी कॉस 90 माइनस फाइव और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि एम बी साइन फाइव, और फाइव एम और बी का बीच का एंगल भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एम क्रॉस बी, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। और यहां पे अपनी जानकारी के लिए लिख लेना, थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन एम एंड बी। ये तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ऐसे नोट करके सीख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने ये तो सीख लिया कि इधर जिसको 1/ε0 कहते हैं उसको यहां पर म्यू नोट कहते हैं, जिसको यहां पर P कहते हैं उसको यहां पर M कहते हैं, जिसको यहां पर E कहते हैं उसको यहां पर B कहते हैं, जिसको यहां पर Q कहते हैं उसको वहां पर स्मॉल m कहते हैं। लिख लीजिए। जिसको आप प्लस Q कहते हो उसको आप यहां पर नॉर्थ पोल बोलते हो, यानी कि प्लस M। जिसको यहाँ माइनस Q कहते हो उसको यहाँ साउथ पोल यानी कि माइनस M कहते हैं। स्मॉल m इज अ पोल स्ट्रेंथ। और समझिए, आपको अगर याद हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में नॉर्थ और साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से होते थे, ये इस पे इधर फोर्स लगता था जिसको हम QE कहते थे, इस पर फोर्स, अबे यार ये क्या लगा रहा हूं, प्लस Q, सॉरी माइनस Q, इस पर QE फोर्स इधर लगता था। टॉर्क का फॉर्मूला था P क्रॉस E, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था P डॉट E। क्लियर? इसी चीज को यहां आइए, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास नॉर्थ पोल, ये आपके पास साउथ पोल, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इस पर लगता था QE, तो इस पर लगेगा MB, जो वहां Q है वो यहां स्मॉल m है, और इस पर लगेगा इधर की तरफ MB, यानी कि एक मैग्नेट के पोल पर लगने वाला फोर्स हो गया M इंटू बी। M इज अ पोल स्ट्रेंथ। और ये लगाएगा टॉर्क जो हमने निकाला था M क्रॉस B। टॉर्क P की जगह M, E की जगह B। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखूं? P डॉट, यहां माइनस आता था, सॉरी, माइनस M डॉट B। अब फिर हम कहते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो सब चलता था। बनाइए इसको। फिर हमने यहां पर एक लाइन बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका डायपोल मोमेंट किधर था? इधर था P, और इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा? इधर M, है ना? हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगा रहता है। तो इसमें हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी। एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम कहते हैं कि माइनस Q प्लस Q इस तरह से अरेंज होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और एक हमने कहा था कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। साइन 0 0, साइन 180। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, है ना? और एक था ये वाला, इसमें टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। ज्यादा नीचे तो नहीं लिख रहा मैं, ओके। इसी तरह से यहां पे भी 3 कर सकते हैं। एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब? जब ये नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा।
कि तब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बी की डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। और दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि यहां से हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नहीं आते हमारे पास, बट ऐसे ही टाइम है तो करा दिया। साउथ, नॉर्थ, ठीक है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे थीटा क्या आएगा 0, यहाँ थीटा क्या आएगा 180। तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, जो भी आप उसको उसी तरह से शो कर सकते हो। लिख लीजिए ये सब। और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आएगा -mb cos 180, यानी कि +mb, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो -mb आएगी, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है इस वाले फॉर्मूले में, अपने आप आएगा। ध्यान से लिखना, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है। तो जिस तरह से हम यहाँ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट को, अगर आपसे बोलूं कि P इधर है, E इधर है, तो इस पे फोर्स इसको किस तरह से घुमाएगा? इस तरह से घूमेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही कोशिश करता है कि P मेरी डायरेक्शन में आ जाए। अगर ये यूं है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसको ऐसे घुमाएगा, और किसकी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है? अपनी खुद की। और इस केस में P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, इसलिए स्टेबल है। यहां पर P इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो टॉर्क तो नहीं लग सकता, बट हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो घुमा करके इसको भी अपनी डायरेक्शन में ले आएगा। सिमिलरली यहां पे लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्राई to align magnetic field always try to align magnetic movement along itself चैप्टर मेरा बोलो along itself अपनी खुद की डायरेक्शन में। मेरा चैप्टर खत्म हो गया है 90%। मुझे सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कराना है और चैप्टर मेरा हो जाएगा खत्म।